नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। मैंने अपनी दानिश्वरी बहुत सुनाई आपको, और जो भी मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सियासी सूझबूझ है और चीज़ें देखने की जो एक रवायत है एज ए जर्नलिस्ट, वो मैं आपके सामने लाता रहा हूँ। लेकिन मैंने आज सोचा कि कुछ थोड़ा सा मुनफरद भी आपको कुछ सुना दे। कोई और भी जो सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग हैं या एक रिवायत से बगावत करके खड़े हो जाते हैं, उनसे भी आपको मिलवाएं। आज मैं F9 पार्क आया और अकबर एस बाबर साहब, आपने नाम भी सुना होगा, पहचानते भी होंगे, पीटीआई के बानी रहनुमाओं में से हैं। फिर पार्टी में क्या, खान साहब के साथ जो कंधे में कंधा मिला के चल रहे थे, उससे इख्तलाफात हो गए कुछ उसूली चीज़ों पे, और उसके बाद वो उसके सामने खड़े हो गए। आजकल उसका एक मशहूर केस चल रहा है फॉरेन फंडिंग केस का। वो उसके जो एप्लीकेंट्स हैं अकबर एस बाबर साहब हैं। इलेक्शन कमीशन में तकरीबन मेरे ख्याल में 2014 से ये मामला फंसा पड़ा है। बाबर साहब, बड़ी मेहरबानी आपने हमें ज्वाइन किया। ये केस क्यों इतने अरसे से फंसा पड़ा है, कौन है इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, केस नवंबर 2014 में मैंने फ़ाइल किया था। तो ये मामलात, अगर इसको कूज़े में बंद करें तो एक इदारा है पीटीआई, उसका एक फ़ाइनेंशियल यानी ऑडिट करना था, और ये मालूम करना था कि क्या जो मेरे इल्ज़ामात थे कि इसकी एक गैर कानूनी फ़ंडिंग हुई है, जो कानून के सरियन ख़िलाफ़ है। गैर मुल्की शहरियों ने फ़ंडिंग की है, इदारों ने फ़ंडिंग की है, और उसके तमाम सबूत अमेरिका से, डेनमार्क से, ऑस्ट्रेलिया से, मिडल ईस्ट से जो पैसा आया जिसका नाम और निशान नहीं है, जो कुछ पैसा उसमें से पीटीआई के मुलाजमीन के अकाउंट्स में आया, तो बहुत बड़े पैमाने पे एक फ़ंडिंग स्कैम है, गैर कानूनी फ़ंडिंग का। तो जब वो तमाम मामलात है तो इसका एक सिंपल तरीका था कि ऑडिटर्स को बुला के इसकी ऑडिट करते और तमाम मालूमात हासिल करते। आपके पास इलेक्शन कमीशन के पास ताकत भी है, इख्तियारात भी हैं, वो FIA को इस्तेमाल कर सकता है, वो किसी भी एजेंसी को इस्तेमाल कर सकता है, बैंक अकाउंट्स निकलवा सकता है, सब कुछ कर सकता है, और ऑडिटर्स एक रिपोर्ट पेश करते हैं और उसके बाद उसका फ़ैसला हो जाता है। लेकिन ज़ाहिर है उसमें सबसे पहली रुकावट जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान दावा तो बहुत करते हैं कि मैं इंसाफ के लिए हाज़िर हूँ और एहतसाब के लिए हाज़िर हूँ, लेकिन पिछले 6 सालों में उन्होंने 7 रिट पटिशन्स की हैं हाई कोर्ट में कि किसी न किसी तरीके से इस केस को टेक्निकल ग्राउंड्स पे इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया, मेरी मेंबरशिप को चैलेंज किया, और खुफिया रखने के बहाने मुकदमा उन्होंने केसेस किए, हाई कोर्ट तक गए। इलेक्शन कमीशन में दर्जन से ज़्यादा दरख्वास्तें हैं जिसमें वो कहते हैं इसको खुफिया रखा जाए, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है, अकबर बाबर मेंबर नहीं है। तो ये तमाम तारीखी हरबे, सबसे पहली जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आती है कि वो एहतसाब से भाग रहे हैं 6 साल से ज़्यादा हो गया, और वो अपने आप को शफाफ तरीके से सामने पेश नहीं करते, इस बात के बावजूद कि वो लोगों के सामने TV पे और जलसों में आके जो बयान देते हैं। ये रिकॉर्डेड हकीकत है कि वो इस इंसाफ में रुकावट है। बाबर साहब, अगर और मैं इसकी एक मिसाल आपको दे दूं कि इसकी मिसाल इलेक्शन कमीशन का अक्टूबर 10, 2019 का फैसला है, जिसमें 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला लिख के दिया कि तारीखी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, हिस्टोरिक एब्यूज़ ऑफ लॉ, कि इस केस को डिले किया जाए। ये उस फैसले में लिखा हुआ है पीटीआई के खिलाफ। बाबर साहब, अगर पीटीआई और इमरान खान या हुकूमत इतनी ताकतवर होती तो फिर इलेक्शन कमीशन डस्का पे इशू पे भी इतना बोल्ड स्टेप नहीं लेती, और सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइन के खिलाफ उसके कुछ भी नहीं हो सकता। तो उससे तो लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन की यहाँ तक तो वो काफ़ी आज़ाद है, दिखाई दे रही है, और आपके केस में आप समझते हैं कि वो रुकावट है, पीटीआई इतनी ताकतवर है। देखिए, डस्का का जो इलेक्शन है और उसको फॉरेन फंडिंग केस से दोनों को मुवाजना करना और उससे नताइज अखज़ करना, मेरे ख्याल में ये शायद मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि डस्का के इलेक्शन में एक नेशनल असम्बली की सीट दाव पे है और उसका री इलेक्शन दाव पे है। यहाँ पे पूरी हुकूमत, वज़ीर आज़म और पूरा का पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है जिस अंदाज में, ये तमाम चीज़ों पे डायरेक्ट इम्पैक्ट इस फॉरेन फंडिंग केस का पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, अगरचे ये खुशाइन फैसला था इलेक्शन कमीशन का डस्का के हवाले से, लेकिन उसमें सबसे अहम बात ये थी कि दिन दहाड़े
दिन दहाड़े सबके सामने इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को हाईजैक किया गया, पोलिंग एजेंट्स जो थे उनको एबडक्ट किया गया। तो इसके पीछे पूरी एक सरकारी मशीनरी थी। ये इलेक्शन सूबाई हुकूमत के नीचे हो रहा था। सबसे अहम फैसला जो आना चाहिए वो ये कि डस्का के इलेक्शन को किसने हाईजैक किया, और जो हाईजैकर्स थे क्या उनको कटहरे में लाया जाएगा, चाहे वो आईजी है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है। जिस दिन ये ऐसा फैसला हो गया उस दिन फिर हम कहेंगे कि वाकई इलेक्शन कमीशन तमाम प्रेशर से आज़ाद हो गया है, और उसका ये फैसला फिर हमेशा के लिए कायम रहेगा, और उसका इम्पैक्ट हमेशा होगा कि पाकिस्तान में फिर शायद इलेक्शन में कोई धांधली की कोशिश ना। आप समझते हैं कि डिस्का का फैसला दे के जो हाईजैकर्स है उसको बचाया गया? अभी तक तो सामने नहीं आया ना, अभी तक तो उनके हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, जब आपके पास फोरेंसिक्स आ गई, पीटीए का एविडेंस आ गया कि सब एक जगह इकट्ठा थे रात को 6-8 घंटे तक, और जहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर है उसे दूर उनको ले जाया गया, तो वो तमाम उनकी शहादतें रिकॉर्ड होनी चाहिए, उन पर बाकायदा हर चीज़ का मालूमात अभी तक आ जानी चाहिए थी कि वो किसके ऑर्डर्स पे ये कर रहे थे, इसके पीछे कौन था, इसका ये तो एक बड़ी कंस्पिरेसी थी जो इलेक्शन को हाईजैक करने के लिए थी। जिस दिन इस कंस्पिरेसी को पूरी तरह से एक्सपोज किया और जो लोग उसमें मुलविस थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, मैं समझता हूँ कि उस दिन हमारा इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो जाएगा और हमें इलेक्शन पे फिर किसी किस्म का कोई शक नहीं होगा। क्योंकि एक और बात, ये जो ढोंग रचाते हैं ना सारा वक्त हमारे सिस्टम में, आज भी हमारे जो स्पीकर हैं और वो शायद लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट, उनसे मुलाकात की कि जी हम इलेक्शन इस्लाहात के बिल लाना चाहते हैं, हम इलेक्शन में इस्लाहात करना चाहते हैं। कौन से इस्लाहात? जो इलेक्शन करवाता है वो खुद अगर धांधली में मुलविस है, सिस्टम खुद धांधली में मुलविस है। आरटीएस किसने बिठाया था? फॉर्म 45 क्यों नहीं आए? तो जब आप खुद, उसका कोई इलाज नहीं है, वो कानून से ये हल नहीं निकलता, वो उस वक्त निकलता है कि जो जिसने भी किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, फिर कभी भी धांधली नहीं होगी। अब इस जो फॉरेन फंडिंग केस है इसके हवाले से क्या समझते हैं, कब तक फैसला मुतविक है, और ये इंसाफ अभी इस मौजूदा हुकूमत में आपको मिलने की उम्मीद है? देखिए, जहाँ तक स्क्रूटनी कमेटी का ताल्लुक है ना, स्क्रूटनी कमेटी को जब ये मार्च 2018 में बनाई गई तो इनको 1 महीने का नोटिस था। ये उनके नोटिफिकेशन में मौजूद है कि आपने 1 महीने में ऑडिट करना है, तमाम मालूमात हासिल करनी है और अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को देनी है। उसके बाद उसको 2 महीने की एक्सटेंशन देगी, उसके बाद उसको लामहदूद एक्सटेंशन दे देगी। अब ये कमेटी जो है ये भी एक कोई अदालत का मंजर पेश करती है। कमेटी का काम था फैक्ट फाइंडिंग, कमेटी का काम ये नहीं था कि फैक्ट हाइडिंग करे। अब कमेटी का आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कमेटी 28-29 महीने बाद जब 2 जून 2020 को इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया कि आप 17 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट मुरतब करें 2020, उन्होंने जो रिपोर्ट मुरतब की 27 अगस्त 2020 को इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये तो रिपोर्ट आपने तो तहकीकात की नहीं, आपने तो सबूतों की तस्दीक की नहीं, आपने तो हमारे अहकामात पे अमल किया नहीं। उन्होंने खुद उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। अब बात यह है कि जब स्क्रूटनी कमेटी खुद कह रही है अपने ऑर्डर शीट में, मसलन इन्होंने तमाम हमसे बैंक अकाउंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, माली जितने दस्तावेजात है पीटीआई के हमसे छुपाए हुए हैं, अगरचे हम फरीक हैं, अगरचे वो जो TOR है वो ये कहता है नंबर 1 उसका आइटम कि जी ये तहकीकात दोनों फरीकों के सामने होगी, तो हमारे आंखों पे पट्टी बांधी कि जी हम आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, और फिर लिखते हैं, लिख के देते हैं। और ये मैं पब्लिक कर रहा हूँ, मैं अपने ट्विटर और फेसबुक पे एक स्क्रूटनी कमेटी के ऑर्डर शीट ये कल से मैंने शुरू किया, मैं उसको पब्लिक के नाम में लिख के देते हैं कि जी हम ये पीटीआई के बैंक स्टेटमेंट्स आपको इसलिए नहीं दे सकते कि पीटीआई को इतराज़ है। तो जाहिर है उन्हें इतराज़ होगा, उन पर इल्ज़ाम है, वो मुलजिम है। अगर आप मुलजिम के कहने पर चल रहे हैं जिन पे इल्ज़ाम है और उसकी वजह से दस्तावेजात हमसे छुपा रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ वो कहते हैं अच्छा आप अपना सबूत दें, हमने उनको अमेरिका का सबूत दिया, हमने उनको डेनमार्क का सबूत दिया, हमने सऊदी अरब का सबूत दिया, हमने ऑस्ट्रेलिया का सबूत दिया, हमने कनाडा का सबूत दिया। वो जो सबूत है हम कहते हैं कि इसको या तस्दीक करें या तरदीद करें, कुछ तो करें, वो नहीं करते। तो उससे साफ जाहिर होता है कि देखिए कमेटी एक ऐसा फोरम बन गया है जहाँ पे ये तमाम मामलात को पार कर दिया गया। अब हम इस कमेटी से मामलात निकाल रहे हैं। मसलन हमने कहा कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप उसको खुफिया रख रहे हैं, हमें फ़ैसला लिख के दें। उन्होंने फ़ैसला दिया, हमने वो इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं बलूच के, हमने एक दस्तावेजी सबूत दिया
6 साल पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप क़यादत थी उस वक्त 6 लोग थे, उन 6 लोगों ने तहरीरी तौर पे 4 मुलाजमीन PTI के, जिसमें एक टेलीफोन ऑपरेटर थे, एक अकाउंटेंट था, एक ऑफिस हेल्प वगैरह थे और एक कंप्यूटर का वो था, उनको इख्तियार दिया कि वो PTI के फंडिंग पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अपने पर्सनल अकाउंट्स में लें। और फिर उस बात की तस्दीक करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी सेक्रेटरी फाइनेंस, जो आज भी मौजूद है। हम कहते हैं 6 साल से कह रहे हैं कि इनके अकाउंट्स की तहकीकात करें, और वो साथ ये भी कहते हैं कि हम इन अकाउंट्स, प्राइवेट अकाउंट्स, खुफिया अकाउंट्स में जो पैसा है उसकी तफसील भी नहीं देंगे। तो हम कहते हैं भैया या तो इनसे तफसीलें या स्टेट बैंक को लिखे, सारे बैंक अकाउंट्स निकलवाएं। वो इनकारी है, अभी हम उसको भी चैलेंज करेंगे। तो अब हम मामलात कमेटी से निकाल के कमीशन में, और कमीशन से अगर हमें इंसाफ ना मिला तो फिर सुप्रीम कोर्ट में, ताकि ये केस एक अंजाम तक, जहाँ तक इस कमेटी का ताल्लुक है, इससे कोई खैर की तवक्को ना रखे। नाज़रीन, बाबर साहब से बहुत सारे अहम इश्यूज़ पे बात करनी है, और मैं ये चाहूँगा कि मुख्तसरन प्रोग्राम दूँ ताकि आप देख भी सकें और इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँचे। तो फ़िलहाल हम ये पहली जो गुफ्तगू है उसको वाइंड अप करते हैं। हमारा अगर वीलॉग आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे बाबर साहब के साथ गुफ्तगू में अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।